चलिए, आप सभी के लिए नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। पिछली क्लास में संसद के बहुत सारे टॉपिक्स पर हम आपसे बातचीत कर चुके हैं। लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, उसकी शक्तियां, कार्य, विधेयक और प्रस्ताव, विधि निर्माण की प्रक्रिया, बहुत सारी चीजें। आज संसद का एक अंतिम टॉपिक लेकर हम आपके बीच में आए हैं। बहुत अंतिम भले ही हम कह सकते हैं, लेकिन संसदीय प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है संसदीय समितियां। नाम से ही स्पष्ट है कि समिति, समिति मतलब कमेटी, और इसके नाम से स्पष्ट है कहाँ की कमेटी? संसद की। बेसिकली देखा जाए तो संसद के पास बहुत काम होते हैं। जो संस्था पूरे देश के लिए विधियों का निर्माण कर रही हो, तो आप समझ जाइए कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है कि लोकतंत्र में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में पहुंचते हैं, और वो सारे के सारे प्रतिनिधि योग्य होते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जनता के वोट से चुने जाते हैं। उसमें कुछ बहुत अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी लोग ही पहुंचते हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा योग्य नहीं होते, राजनीतिक दृष्टि से योग्य होंगे लेकिन प्रशासनिक और शासनिक दृष्टि से योग्य नहीं होंगे। मतलब हम उनकी योग्यता के बारे में क्लियरिटी नहीं कह सकते। ऐसी परिस्थितियों में एक विधि निर्माण की जिम्मेदारी जिस संस्था के ऊपर है, उसे अपना काम करने के लिए योग्य व्यक्तियों की जरूरत होती है, और वो योग्य व्यक्ति विधायी प्रक्रिया में अपनी भूमिका अदा करें, अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इसलिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं, और वो समिति योग्य व्यक्तियों की बनाई जाती हैं, विशेषज्ञ लोगों की बनाई जाती हैं, और फिर वो समितियां संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया में अपना सहयोग करती हैं। सामान्यतः देखने में हमें ये आता है कि विधियों का निर्माण संसद करती है, लेकिन जब आप इसकी तह में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि विधि निर्माण की सर्वाधिक बड़ी जिम्मेदारी यदि किसी के पास होती है तो इन समितियों के पास होती है। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि संसद एक बहुत बड़ा रूप है, बहुत अधिक कार्य है, और उसके पास इतना अवकाश नहीं होता है, इतना समय नहीं होता कि वो सारी की सारी चीजों को देख सके। इसलिए ये समिति जो होती है, यही उसके आंख नाक कान जो इंद्रियां हैं, वो समिति होती है, और इनके द्वारा ही संसद अपनी विधि निर्माण के कार्य को संपादित करती है। क्लियर ना? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये संसदीय समितियों का स्रोत कहां से है। आपने सुना होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इसको अपन मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ब्रिटिश भारत में, क्योंकि मैंने पिछली बार भी एक बार आपसे कहा था, भी चर्चा भी हो रही थी, तब भी मैंने कहा था कि हमने अधिकांश जो चीजें हैं वो ब्रिटिश विरासत से ली है। हम ये कह सकते हैं कि भारत को बहुत सारी चीजें विरासत में मिली, वो भी मिली कहाँ से? ब्रिटेन से मिली, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने उनके अधीन रहते हुए अपना जीवन यापित किया है। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, इस अधिनियम से ही 1921 में संसदीय समितियों का निर्माण किया गया। ठीक है? किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट के तहत 1921 में संसदीय समितियों की आधारशिला रखी गई। एक बात। दूसरी बात, इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या ये संसदीय समिति संवैधानिक है? क्या संविधान में इनका उल्लेख किया गया है? बिल्कुल किया गया है। अनुच्छेद 105 और 118
अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकारों की बात की गई है। संसद सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं उसके बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 108 में संसदीय प्रक्रिया एवं नियम संचालन की बात की गई है। क्लियर? दो बातें की गई हैं, 105 में विशेषाधिकार की बात की है और 118 में संसदीय प्रक्रिया नियम और नियम संचालन की बात की है। इसका मतलब क्या होगा कि संसद के सदस्यों के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन सारे के सारे विशेष अधिकारियों की जांच, उन पर नियंत्रण, इन सारी की सारी चीजों के लिए कमेटी का गठन किया गया। दूसरी बात, संसदीय प्रक्रिया और नियम संचालन, अर्थात संसद की प्रक्रिया को संचालित करने के सहयोग देने के लिए, है ना, किसकी जरूरत है? कमेटी की जरूरत है ना। अर्थात ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो इस बात का निर्धारण करते हैं कि संसद में समितियां होना चाहिए। ठीक है, अर्थात हम संसदीय समितियों को क्या मान सकते हैं? एक संवैधानिक प्रावधान मान सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह होती है कि संसदीय समितियों को संसदीय समिति क्यों कहा जाता है? संसदीय समितियों को संसदीय समिति क्यों कहा जाता है? इसका पहला कारण कि ये संसद के द्वारा बनाई जाती है। संसद के द्वारा बनाई जाती है। सरल शब्दों में समझते हैं अपन, है ना। पहला कारण क्या है कि ये संसद के द्वारा बनाई जाती है। दूसरा, इनके सदस्य और अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर करता है या सभापति करता है? स्पीकर लोकसभा में होता है और इस सभापति राज्यसभा में होता है। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या है कि इनके सदस्यों की और इनके अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है वो सभापति करता है या स्पीकर करता है। तीसरा, ये जो समितियां होती हैं ये इनके निर्देशन में काम करती है। किसके? स्पीकर और सभापति के, है ना। चौथी बात, ये जो समितियां होती हैं ये जो अपना प्रतिवेदन देती हैं, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, ये किसको देती हैं? स्पीकर को या सभापति को। क्लियर ना? इन चार वजहों से हम ये कहा करते हैं कि ये संसदीय समितियां होती हैं। ठीक है, तीन चीजें समझी अभी हमने। सबसे पहला, इसका बैकग्राउंड कहां से आता है? 1919 के एक्ट से आता है। दूसरा, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 105 और 118 से आता है। और तीसरा, इन्हें संसदीय समिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चार वजह है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि संसदीय समितियों के कितने प्रकार होते हैं। समितियों के प्रकार कितने समितियों के कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की समिति होती है? तो सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी। इसको अपन तदर्थ भी बोल सकते हैं, है ना। तदर्थ भी बोल सकते हैं। इसके लिए तदर्थ अपन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कई समितियां संसद में इसलिए गठित की जाती हैं, किसी कोई समसामयिक मामला होता है, कोई समसामयिक प्रकरण होता है, किसी प्रकार की कोई घटना होती है ना, तो उसकी जांच करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए इस प्रकार की समिति बनाई दी जाती है। और ये समितियां तब तक काम करती हैं जब तक कि उनका वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे वो काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो समिति क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन स्थायी समिति जो होती है ये अनवरत काम करती है, सरकार किसी की भी हो, है ना। सरकारें तो आती जाती बनी रहती हैं,
लेकिन एक कई समितियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्थायी होती हैं। इनके सदस्य बदल जाएंगे, अध्यक्ष बदल जाएंगे, लेकिन ये समितियां नहीं बदलेगी, है ना। तो ये जो स्थायी समितियां हैं वो है 6 प्रकार की समितियां। सबसे पहला है वित्त, दूसरा है विभागीय, वर्तमान में 24 समितियां हैं जो विभागीय है ना। इन 24 में से 8 जो समितियां हैं वो है राज्यसभा में, ठीक है। बाकी कितनी बची? 16 है, ये है लोकसभा में। ठीक है। विभागीय मतलब, विभागीय मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि मंत्रिपरिषद के 3 भाग होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है ना, स्वतंत्र प्रभार होता है, उपमंत्री होता है, ठीक है। ये जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको विभाग दिया जाता है, एक एक विभाग। किसी के पास गृह मंत्रालय, किसी के पास वित्त मंत्रालय, किसी के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, किसी के पास फॉरेन पॉलिसी वो है, विदेश नीति मंत्रालय है, सबके पास अलग अलग मंत्रालय होता है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी मंत्रालय हैं, अधिकांश मंत्रालयों की अपनी कमेटी होती है। जब कभी भी कोई विधेयक उस मंत्रालय से रिलेटेड सदन में पेश किया जाता है तो उस मंत्रालय की जो विशेषज्ञ कमेटी है वो उस विधेयक की जांच करती है, समझ में आना, और वो फिर जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है सदन में, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सी विभागीय समितियों की सदस्य संख्या कितनी है? 24। राज्यसभा में कितनी है? 8। और लोकसभा में कितनी है? 6। इसके बाद आती है नियंत्रण, नियंत्रण या जांच करने वाली समितियां, ठीक है, चौथे नंबर। इसके बाद आती है दैनिक कार्य, दैनिक कार्य मतलब रूटीन, रूटीन के कार्य करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आती है सदन या सेवा समिति, सदन या सेवा समिति, ये 6 प्रकार की कमेटियां होती है, ठीक है। इन सारी की सारी कमेटियों के अपने अपने औचित्य है, अपनी अपनी उपयोगिता है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सदन में सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी होती है वो होती है वित्त। क्लियर? आज हम बात करेंगे कि वित्त की कौन कौन सी कमेटियां हैं। नंबर 1, लोक लेखा समिति। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? वित्त, है ना, अर्थ। तो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी क्या होगी? वित्त वाली, है ना। तो सबसे पहली कमेटी होती है लोक लेखा कमेटी, दूसरी होती है प्राक्कलन, प्राक्कलन कमेटी, और तीसरा होता है सार्वजनिक उद्यम कमेटी। सार्वजनिक उद्यम कमेटी का मतलब होता है जो सार्वजनिक उद्योग है ना हमारे देश के, जिसको अपन कहते हैं पब्लिक सेक्टर, है ना, उनकी जांच करने के लिए कमेटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 कमेटी होती है, एक लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा सार्वजनिक समिति। अपन एक एक समिति को समझते हैं, है ना। एक शब्द आता है जुड़वा बहनें, जुड़वा बहनें, ट्विंस, है ना। जुड़वा बहनें मतलब एक जैसी। तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति,
इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें कहा जाता है ना? ठीक, चलिए अपन अब विशेष एक एक पर कमेटी को समझते हैं। क्या कहा जाता है इनको? जुड़वा, जुड़वा बहनें, मतलब जो एक जैसी लगती हैं, एक दूसरे के कार्य भी लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं वो, है ना? सबसे पहले अपन बात करते हैं लोक लेखा समिति की। इसकी स्थापना 1919 के एक्ट के तहत 1921 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1919 के एक्ट के तहत 1921 में हुई थी। एक बात। दूसरी बात, इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव स्पीकर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा किया जाता है। स्पीकर मतलब बोले तो लोकसभा को जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा किया जाता है। क्लियर? कितने हो गए? 22। इन जो सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, इसके लिए आपने एक पद्धति का नाम सुना होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके द्वारा इन सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है और निर्वाचित करने के साथ साथ क्या होता है, समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इससे समान प्रतिनिधित्व मतलब सभी लोगों के लिए एक समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है, इसलिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है वो मात्र 1 साल का होता है। 1 साल का कार्यकाल होता है और सामान्यतः इसका जो अध्यक्ष होता है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी पार्टी से होता है। अपोजिट पार्टी जो होती है, अपोजिट पार्टी से ही इसका अध्यक्ष चुना जाता है। क्यों चुना जाता है? क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है कि अपोजिट पार्टी से ही चुना जाता है? एक्चुअली क्या होता है, इसके पास एक जिम्मेदारी होती है, CAG। कैग का नाम सुना? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, है ना? भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसका प्रावधान किया गया है। ऑडिटर जनरल, है ना, ये पूरे देश का ऑडिट करता है इसके, है ना? इसकी अपनी ब्रांचेस होती हैं, हर स्टेट में है, जिले स्तर पर भी है। सारे ऑडिट का काम जो होता है वो इसी का होता है। ठीक है, ये जो कैग है, इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, जिसको अपन कहते हैं प्रतिवेदन, ये जो सरकारी पैसों का जो खर्च किया जाता है, इसका जो ऑडिट किया जाता है, कैग की जो जिम्मेदारी है, कैग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के अधीन चलता है और ये अपना जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति के पास जब वो प्रतिवेदन जाता है तो उस प्रतिवेदन की जांच करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? लोक लेखा समिति को। अब सोचिए कि सरकार के द्वारा जो खर्च किया गया उसकी जांच जिस लोक लेखा समिति को दी गई है और उसका अध्यक्ष भी यदि सत्ता रूल पार्टी से होगा तो सब मटिया मैल हो जाएगा, है ना? मतलब उसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी, उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात की चीजें छुपी हुई होंगी। उसकी रिपोर्ट पे हम भरोसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष का व्यक्ति अध्यक्ष बैठा है, वो अपने हिसाब से कर लेगा, है ना? इसलिए इसको क्या बनाया गया, इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्षी पार्टी से लिया जाता है। तीसरी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें मंत्रियों को सदस्य नहीं बनाया जाता। मंत्रियों को सदस्य नहीं बनाया जाता, मतलब इसमें मंत्री शामिल नहीं होते। कितनी अच्छी बात है ये।
इसमें एक भी मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है ना। क्लियर। यदि मान के चलो मंत्रियों को शामिल कर लेते तो बेचारी जुड़वा बहनें लड़ती रहती है आपस में, है ना। क्लियर ना। अर्थात इसकी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ना तो इसमें मंत्रियों का इंटरफियर है और ना ही सत्ता पक्ष का इंटरफियर है। सारा का सारा जो है विपक्षी पार्टी और स्पीकर का इसमें इंटरफियर होता है ताकि एक निष्पक्षता बनी रहे। आपने देखा होगा कि कैग की रिपोर्ट से ही देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए। जब कभी भी कैग अपनी रिपोर्ट पेश करता है ना तो उसमें सरकार की बत्तियां उखाड़ देता है वो। जैसे आपका बोफोर्स कांड आया था, लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला सामने आया था, 2G स्पेक्ट्रम जो कितना बड़ा मामला हुआ था। ये सारे के सारे जो नेशनल स्तर के जितने भी भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े मुद्दे निकल के आए हैं वो कैग ने तो निकाले हैं। कैग अपनी रिपोर्ट दे देता है कि आपने जिस मत से जो पैसा दिया था वो उस पर खर्च ना होकर दूसरे पे हो गया। कैग ने रिपोर्ट दे दी, उस पर एक्शन हो गया। क्लियर ना। तो ये समिति क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि कैग के द्वारा जो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद में रखने के पहले कहां भेजता है? लोक लेखा समिति के पास। और लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है, परीक्षण करती है। परीक्षण करने के बाद वो अपनी पूरी रिपोर्ट किसको दे देती है? राष्ट्रपति को। और फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखता है? सदन में रखता है। क्लियर ना। अब इसमें हमने आपसे कहा कि कैग रिपोर्ट देता है। कैग 3 प्रकार की रिपोर्ट देता है, ध्यान रखना। एक होता है विनियोग, दूसरा होता है लोक लेखा और तीसरा होता है सार्वजनिक उद्यम। ठीक है। विनियोजन, इसको अपन लोक लेखा का जवाब वित्त कर दो, वित्त। और एक सार्वजनिक उपक्रम, जो अपन ने भी सार्वजनिक उद्यम की बात की। ठीक है। ये 3 प्रकार की रिपोर्ट देता है। कौन देता है? कैग, है ना। विनियोग लेखा, इसका मतलब क्या होता है? जब अपन बजट पढ़ते हैं तो उसमें इन शब्दों का यूज किया जाता है हमेशा। विनियोग लेखा का मतलब होता है कि कैग इस बात की जांच करता है कि संसद ने किसी मद के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी योजना के लिए जो पैसा सैंक्शन किया है वो उतना ही खर्च हुआ है कि उससे ज्यादा हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी योजना पर संसद ने 1000 अरब रुपए या 1000 लाख खर्च कर दिए, उसने सैंक्शन कर दिए। उसके बाद वो प्रोजेक्ट तैयार हो गया। ठीक है। अब वो क्या क्या देखेगी कि जो पैसा सैंक्शन हुआ है वो उसी पे खर्च हुआ है, एक बात, उतना ही हुआ है, दूसरी बात, उसमें जिन जिन चीजों पे खर्च होना था उन्हीं पे किया गया है, तीसरी बात, कहीं इससे ज्यादा तो नहीं हुआ, चौथी बात। समझ में आया ना। इतनी सारी की सारी चीजों का गहराई से वो परीक्षण करता है। परीक्षण करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देता है। दूसरा होता है वित्त। वित्त का मतलब होता है सरकार के पास आय और व्यय दोनों का लेखा जोखा। समझ में आया ना कि सरकार को कितनी आमदनी हुई और किन किन चीजों के ऊपर खर्च किया गया, ये वित्त के अंतर्गत आता है। और तीसरा होता है सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम मतलब गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उनके द्वारा सरकार को क्या अनुदान दिया गया, सरकार ने उनके ऊपर कितने खर्च किया, उनसे क्या प्रॉफिट हुई, उस पर कहाँ कहाँ क्या एक्सपेंडिचर पर खर्च हुआ, कर्मचारियों पर खर्च हुआ, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की जो रिपोर्ट होते हैं, 3 प्रकार की रिपोर्टें याद रखना क्योंकि ये कई बार पूछी जाती है कि कैग के द्वारा कितनी रिपोर्टें दी जाती हैं। तो वो 3 है। और ये रिपोर्ट कैग कहाँ देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भेज देता है लोक लेखा समिति के पास। लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है और जांच करने के बाद वो अपना प्रतिवेदन सदन में देती है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी लोक लेखा समिति। दूसरे नंबर पर है प्राक्कलन समिति।
प्राक्कलन समिति। इसकी जो स्थापना है 1950 में हुई थी। उन्नीस सौ 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि इसके पहले भी ये काम कर रही थी। 1921 में 1921 में एक वित्तीय समिति हुआ करती थी, वित्तीय समिति। इसका नाम भले वित्तीय समिति था, लेकिन ये प्राक्कलन समिति की तरह ही काम किया करती थी, है ना। लेकिन बेसिकली इसकी स्थापना कब की गई? 1950 में। एक वित्त मंत्री हुआ करते थे हमारे उस समय, जॉन मथाई। नाम सुना? जॉन मथाई। जॉन मथाई। इनकी अनुशंसा पर, इन्होंने अनुशंसा की थी, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इस समिति को मितव्ययी समिति भी कहा जाता है। अब आप समझ गए हो कि मितव्ययी समिति यदि इसका नाम है तो क्यों है ना। किसने अनुशंसा की थी? जॉन मथाई। जॉन मथाई एक ऐसी शख्सियत है जो आजादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो मंत्रिमंडल है उसमें भी ये सदस्य थे। और जब अंतरिम सरकार गठित की गई थी 1946 में, उसमें भी ये मंत्री थे। और उसके बाद स्वाधीनता के बाद जो एक सरकार गठित की गई थी उसमें भी ये मंत्री थे, ठीक है। तीनों में ये मंत्री रहे, लेकिन वित्त मंत्री ये 1950 के बाद रहे, ठीक है। इसके पहले उन्होंने शायद रेल मंत्रालय भी संभाला था और उद्योग और वाणिज्य संबंधित उन्होंने संभाला था, ठीक है। फिलहाल यदि वो भूल जाए, लेकिन आप जॉन मथाई को मत भूलिएगा। जॉन मथाई वित्त मंत्री थे और उन्होंने की अनुशंसा पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो होता है वो 1 साल होता है। कार्यकाल 1 साल, 30 सदस्य। इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? स्पीकर। बस एक अंतर है कि वहां जो अध्यक्ष होता था वो कहां से होता था? सत्ता विपक्ष से होता था। यहाँ का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष से होता है। यहाँ का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष से होता है। क्लियर? ठीक है। ठीक। हाँ, और एक चीज और इसमें याद रखना अपन को कि इसमें जो सारे सदस्य हैं इनका जो निर्वाचन होता है वो उसी पद्धति से, जो उस समिति में जो पद्धति अपनाई जाती थी ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वो इसमें भी अपनाई जाती है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते। इसमें सारे के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और इसका जो काम होता है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, ये बात समझिए आप, वार्षिक अनुदानों की जांच करना। वार्षिक अनुदानों की जांच। क्या हो गया? काहे को हंसी आ रही है? वार्षिक अनुदानों की जांच करना। वार्षिक अनुदान क्या होते हैं? अब देखिए, इस चीज को समझिए आप। वार्षिक अनुदान में दो चीजें और जोड़ी जाती है, कई बार अनुपूरक भी जोड़े जाते हैं, पूरक भी जोड़े जाते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। वार्षिक अनुदान का मतलब होता है कि आपने देखा कि जो बजट पेश किया जाता है उस बजट में हर योजना के लिए सरकार अपना एक अमाउंट दे देती है, ठीक है। चाहे वो विकास और निर्माण के कार्य हो या सोसाइटी से संबंधित हो,
समुदायों से संबंधित हो, सबके अपने अलग अलग बजट होते हैं, हर योजनाओं पर अलग अलग बजट होते हैं। मान लीजिए किसी विकासात्मक कार्य के लिए सरकार ने 1 अरब रुपए बजट में सैंक्शन कर दिया, तो क्या बजट में यदि 1 अरब रुपए सैंक्शन कर दिया तो क्या वो पूरा पैसा मिल जाएगा उसको? नहीं मिल जाएगा। कब तक? जब तक कि प्राक्कलन समिति उसकी रिपोर्ट ना दे, है ना। कई बार क्या होता है कि बजट में जो प्रस्ताव रखे जाते हैं वो ज्यादा अमाउंट के रखे जाते हैं, और जब प्राक्कलन समिति उसका परीक्षण करती है तो वो जो 1 अरब की बात थी वो हो सकता है 50 लाख में निपट जाए। समझ में आया ना। तो इसमें मितव्ययिता का ध्यान रखा जाता है कि फिजूल खर्च ना हो, है ना। किस चीज का ध्यान रखा जाता है? फिजूल खर्च ना हो। पहली समिति क्या कर रही थी कि जब खर्चा कर लिया उसके बाद उसकी जांच होती थी, और इसका काम क्या है? अभी खर्चा हुआ नहीं, अभी सिर्फ प्रस्ताव हुआ है। उस प्रस्ताव में जो आपने एक्सपेंडिचर दिखाया है, जो खर्चा दिखाया है, वो तभी माना जाएगा जब प्राक्कलन समिति उसको क्या कर देगी? ओके कर देगी। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से प्राक्कलन समिति का काम क्या है? जांच करना और वित्त में कटौती करना। क्या कर देना? कटौती करना, अनावश्यक फिजूल खर्ची से बचाना। सरकार का जो पैसा है वो अनावश्यक फिजूल खर्च ना हो, ये काम है मितव्ययिता का। लेकिन सर चूंकि अध्यक्ष इसी का होगा तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़, हाँ चांसेस होते हैं, लेकिन सामान्यतः देखो एक्चुअली बताएं आपको कि जब संसद में जो समिति होती है ये हमेशा निष्पक्ष तरीके से काम करती है, इनके ऊपर सत्ता का कोई दबाव नहीं होता, क्योंकि चूंकि वित्त वाला मामला है तो वित्त में तो और ज्यादा गंभीर होते हैं। तो सरकार की फिजूल खर्ची ना हो, बचाने के लिए ये लोग काम करते हैं। अब देखो जिसके ऊपर बेईमानी करनी है तो उनको कोई रोक नहीं सकता, है ना। लेकिन किसी को ईमानदारी से काम करना है तो फिर वो अपनी ईमानदारी से करेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका जो काम है ये वार्षिक अनुदानों की जांच करना, पूरक अनुदान जो है उनकी जांच करना। कुल मिला के एक शब्द अपन को याद रखना है कि इसका काम है मितव्ययिता का, है ना। फिजूल खर्ची से सरकार को बचाना, अनावश्यक खर्चों से सरकार को बचाना, खजाने से अनावश्यक पैसा खर्च ना हो, क्योंकि खजाने में जो पैसा होता है वो जनता का होता है, और जनता का जब पैसा होता है तो उसका सही जगह उसका उपयोग किया जाए, है ना। ये इसका काम होता है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अंतिम जो समिति है वो है सार्वजनिक उद्यम। सबसे लास्ट समिति है सार्वजनिक उद्यम। सार्वजनिक उद्यम मतलब जो सरकार के सेक्टर्स हैं, सरकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, सरकार के द्वारा जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बारे में। इसके नाम से स्पष्ट है क्या करेगा ये काम। सरकारी जो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उन सारे के सारे सेक्टर्स की वित्तीय अनियमितताओं को रोकना, है ना। किसको रोकना? वित्तीय अनियमितताओं को रोकना। क्लियर। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी कितने सदस्य होते हैं? 22। बिल्कुल वही पैटर्न, 15 और 7। 15 कहां से? लोकसभा से, और 7 राज्यसभा से। अंतर क्या है दोनों में? मितव्ययिता में और इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है? हाँ बताओ। बोलो क्या अंतर समझ में आ रहा है? बताओ क्या समझ में आ रहा है दोनों में? ये सर सरकार के साथ जो या होती है को नियंत्रण करती है हम्म और का आकलन करने के लिए के द्वारा दिया गया। ठीक। अब देखो एक छोटा सा अंतर, वो जो मितव्ययिता की बात जो प्राक्कलन समिति कर रहा था वो किस पे कर रहा था? सरकार के द्वारा जिन योजनाओं पर वित्त सैंक्शन किया गया है उसकी जांच करना, और इसका काम क्या है? सिर्फ सार्वजनिक उद्योगों की जांच करना। अंतर है ना दोनों में। उसका काम बड़ा है,
और इसका काम छोटा है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी। ठीक है, किसने की थी? कृष्ण मेनन समिति, नाम याद रखना, कृष्ण मेनन समिति। ये पूछा जाता है कई बार। कृष्ण मेनन समिति ने इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 15 सदस्य। ठीक है, बाकी तो वही सब चीज है। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 समितियां हैं जो वित्त के लिए काम करती हैं, और मुझे लगता है कि संसद की सबसे महत्वपूर्ण समितियां भी ये 3 ही मानी जाती हैं। ठीक है, बाकी सभी समितियों के अपने अलग अलग काम हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो ये 3 समितियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।